हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एसएससी के एक और मॉक टेस्ट में। तो बेसिकली बात करें, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन होंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर यहाँ पर पूछे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ओवरऑल अगर हेड पूछे तो आपने कहना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी बुक थी, और हिंद स्वराज किसकी बुक थी। जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भाई अ, जो पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था आजादी से पहले 1930 में, 26 जनवरी 1930 में, तो झंडा किसने फहराया था लाहौर में? तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहा जाता है और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे। बात करें दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरे की, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि लेटर टू डॉटर, ठीक है। तो बेसिकली क्या ना है कि ये एक बुक है, मतलब एक लेटर्स का कंपाइलेशन करके बुक बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये किसने बनाई थी? तो ये जो बुक है लेटर्स टू डॉटर, ये जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जो लेटर लिखे थे, ठीक है, उसका ये कंपाइलेशन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की बात करें, वो ये कह रहा है कि अजात शत्रु किसको कहा जाता है? अजात शत्रु उसे कहते हैं, ठीक है, जो जिसका कोई दुश्मन ना हो, ठीक है, जिसका कोई दुश्मन ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। अब यहां पर बात करें इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, जिसका कोई दुश्मन ना उसे अजात शत्रु कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कहा जाता है? अजात शत्रु के नाम से कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पर भारत में टीचर डे मनाया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। हमें ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आता है कि भाई सिडनी हो सकता है, मेलबर्न हो सकता है, कैनबरा, पर्थ हो सकता है, लेकिन कैनबरा कभी भी नहीं आता। लेकिन जो बात करें यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इनको मैच करना है। तो सातवें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आप जानते हो कि सातवें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने अपने स्टेट को 4 कैटेगरी में बांटा था, A B C D। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने सिंधी को भारत की 15वीं भाषा शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में शामिल किया था। 22वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इतने सुधार हुए थे, ठीक है, कि जिस वजह से हम इसको ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी में डालते हैं। और बात करें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है इसका शुरू हुआ था। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि कौन सी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? तो अगर हम यहाँ पर गैस की बात करें तो जो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, ठीक है, 78%। और दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का, ठीक है। और तीसरा नंबर हम सोचते हैं कि CO2 होगा, लेकिन CO2 नहीं है, तीसरा नंबर आर्गन है। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि इनको ना मैच करना है। तो अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया वाले को हम मैच कर देंगे, ठीक है, गंगा से। सौरव बिहार, बिहार के सौरव को हम मैच करेंगे कोसी से। सौरव बंगाल, बंगाल के सौरव को हम मैच करेंगे दामोदर से। और पेनिनसुलर इंडिया की सबसे जो लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। ये कुछ संगम है, ठीक है, इनको मैच करना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें संगम की, ठीक है, तो जो देव प्रयाग है, ठीक है, देव प्रयाग में
अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और आपकी काली गंगा मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा या मंदाकिनी मिलती है। तो ये क्या रहने वाली है, इसकी सीक्वेंस रहने वाली है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, ये कुछ प्लेनेट है जिनको मैच करना है। अगर हम बात करें वीनस, वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। मार्स के दो सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस। और सैटर्न प्लेनेट के पास रिंग्स है। तो ये इसका सीक्वेंस रहने वाला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है इनको ना मैच करो। तो जूल किसकी यूनिट है, ठीक है, वोट किसकी है, पास्कल किसकी है, न्यूटन किसकी है। तो जो पास्कल है वो प्रेशर की यूनिट है। न्यूटन जो है वो आपकी फोर्स की यूनिट है। जूल जो है वो वर्क की है। और वोट जो है वो पावर की यूनिट का नाम है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन राजा को इनके ना मैच करना है। तो अकबर जो है, ठीक है, अकबर के यहाँ पर 9 जेवल्स हुआ करते थे, ठीक है, 9 जेवल्स हुआ करते थे। तो इसको चौथे से मैच करेंगे। बात करें जहांगीर के, यहाँ पर एक न्याय की जंजीर थी जिसको कोई भी जो अपराधी है वो क्या कर सकता था, इसको बजाकर राजा से मिल सकता था। जो शाहजहां जो थे वो रेड फोर्ट उन्होंने बनाया था। और औरंगजेब जो थे वो अंतिम मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल पावरफुल बादशाह। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। ये कुछ देश हैं और इनकी करेंसी को मैच करना है। बात करें यहाँ पर हम जापान की। तो जापान की जो करेंसी है उसका नाम येन है। बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका है। भूटान की करेंसी का नाम नगल ट्रम है। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी का नाम डॉलर है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सीक्वेंस हो जाएगी। बात करें हम, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ये कुछ विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी की बात कर रहा है। अगर हम बात करें स्कर्वी की, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। बी की कमी से बेरीबेरी होती है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। ये थी इसकी सही मैचिंग। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, या ये पर्सनैलिटी है जिनको मैच करना है। गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप की खोज करी थी। इसाक न्यूटन ने मोशन के 3 लॉ दिए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई थी। और निकोला जो टेस्ला है वो आपके एक एंटरप्रेन्योर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक साइड ओशन है और एक साइड उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। अटलांटिक जो ओशन है, अटलांटिक ओशन को एस शेप का ओशन कहते हैं। इंडियन ओशन किसी देश के नाम पर होने वाला ओशन है। नॉर्थ पोल के आसपास जो आपका ओशन है वो है आपका आर्कटिक। और रिंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है पैसिफिक ओशन। ये हो जाएगी इसकी सीक्वेंस। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16, ये कुछ डे है और जब जब ये सेलिब्रेट किए जाते हैं उसको मैच करना है। अगर हम बात करें 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम एड्स डे के रूप में मनाते हैं। 15 नवंबर को ट्राइबल डे के रूप में मनाते हैं। और 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि भारत के सुपर कंप्यूटर कौन थे। तो भारत का जो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो है परम 8000, ठीक है। परम 8000 के नाम से इसको जाना जाता है। जिसको सी डैक पुणे की लैब में बनाया गया था। और जो सी डी सी 6600 है वो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर पूछे तो उसमें आना है CDC 660। और अगर इंडिया का पूछे तो परम 8000। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है ये कुछ जनरेशन के कंप्यूटर है और इनको मैच करना है। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, तो जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ करती थी, साइज बड़ा हुआ करता था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स यूज होने लग गए। थर्ड जो जनरेशन के कंप्यूटर आया उसमें इंटीग्रेटेड चिप्स यूज होने लग गई। फोर्थ जनरेशन के जो थे उसमें जो आपकी VLSI, ठीक है, VLSI यूज होने लग गया। और फिफ्थ में अल्ट्रा, ठीक है, लॉजिस्टिक कुछ ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म है। हाँ, अल्ट्रा लॉजिस्टिक इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ ऐसा करके इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है।
तो ये वाली कहानी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। ये कुछ टीथ है और इनके कामों को हमें मैच करना है। इंसिजर सामने वाले जो दांत है उनको इंसिजर कहते हैं, ये टीयरिंग के काम आते हैं। कैनाइन कटिंग के काम। मोलर जो है वो खाने को ग्रिंड कर देते हैं, और जो प्रीमोलर है वो खाने को क्रश कर देते हैं। तो ये इसकी क्या रहने वाली है, सही सीक्वेंस रहने वाली है। बात करें यहाँ पर विजडम टीथ जिसको बोलते हैं अकल जाड़। ठीक है। तो जो विजडम टीथ है, ठीक है, विजडम टीथ किसको कहा जाता है, तो जो आपके जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर को विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम, जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट के जो चार हैं वो हम असर्शन और रीजन के क्वेश्चन देते हैं। तो वो कह रहा है पहला, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अमेंड किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। तो और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो बात तो सही है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, बल्कि रिजिड और फ्लेक्सिबल का मिक्स है। और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, ठीक है, क्या हो सकता है, अमेंड हो सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट में क्या लाया जा सकता है, पार्लियामेंट में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट से परमिशन इसको लेनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो असर्शन गलत है, रीजन सही है। ठीक है, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। वो कह रहा है एक संस्था है आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कहती है भारत में 8 तरह की मिट्टी है, और हर मिट्टी का अपना टेक्सचर होता है, अपने तरह की मिट्टी होती है। तो बेसिकली बात करें तो पहली बात सही है, और हर मिट्टी का अपना टेक्सचर होता है, लेकिन हर मिट्टी का अपना टेक्सचर होता है, इस वजह से भारत में आठ आठ मिट्टी है, ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई आपका, इसमें बी सही आंसर हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन आपस में इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 ये कह रहा है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन लोकल इकोनॉमी का अपनी फॉरेन इकोनॉमी से, ठीक है, लोकल इकोनॉमी का अपनी फॉरेन इकोनॉमी से कनेक्ट होना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। जब एक देश की इकोनॉमी दूसरी देश की इकोनॉमी से जुड़ती है, ठीक है, तो कैसे कनेक्ट होता है, किस तरह उस तरीके से कनेक्ट होता है, तो एक तो होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब कि यहाँ पे पैसा लगा दिया, मतलब एक पूंजी लगा दी आपने दूसरे देश में जाके। ठीक है, टेक्नोलॉजी यानी कि भारत की टेक्नोलॉजी दूसरे देश ने यूज कर लिया और हमने दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया। गुड्स एंड सर्विस यानी कि हमने यूएस में बैठे किसी डॉक्टर से सलाह ले ली, या हमारे किसी डॉक्टर ने यूएस के किसी व्यक्ति को सलाह दे दी। गुड्स यानी कि विदेशी सामान हमारे बाजारों में आ गया, या हमारा सामान विदेशी बाजार में चला गया, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या है, दोनों असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसका एक दूसरे का क्या है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए क्या हो जाएगा, 23 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। बात करें 25 की। 25 क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्काई जो है, आसमान जो है वो ऊपर से काला नजर आता है। ठीक है, और क्यों, मतलब एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं अंतरिक्ष में तो उनको आसमान काला नजर आता है, जबकि हमें नीला नजर आता है। तो जो नीला नजर जो हमें आता है वो इस वजह से आता है कि जो ये ब्लू वॉयलेट वगैरह जो कलर होते हैं ये ज्यादा रिफ्रैक्ट होते हैं, और इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से हमें आसमान काला नजर आता है। ठीक है, लेकिन आसमान में वहां पर क्या है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली बात करें तो आसमान हमें काला इसलिए नजर आता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं है, तो बात सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ही सही आंसर हो जाएगा। बात करें 25वें क्वेश्चन की। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था तो दो ग्रुपिंग बन गई थी, एक कैपिटलिज्म वाली, एक सोशलिज्म वाली। कैपिटलिज्म वाली ये कहती थी कि भाई मार्केट पे डिपेंड होना चाहिए, बाजारों पे डिपेंड होनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मतलब कि क्या कर दो कि फ्री छोड़ दो मार्केट को, मार्केट खुद ब खुद अपने आप सस्टेन कर लेगा। इस ग्रुपिंग का कहा गया था नाटो। और
दूसरा क्या था, दूसरा जो एक ग्रुप था, ठीक है, वो सोशलिज्म को मानता था, समाजवाद को मानता था। वो ये कहता था कि भाई सरकार जो हो वो लोगों की भलाई के लिए कार्य करे। सरकार का एकमात्र उद्देश्य हो जाना चाहिए, ठीक है, लोगों की भलाई करना। ठीक है, इसलिए क्या है, सरकार को मार्केट पे कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसमें बात करें तो नाटो जो है, नाटो एक ग्रुपिंग है जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है, बात तो सही है। और नाटो की एक और आइडियोलॉजी है, ये रशिया को काउंटर करने के लिए बना था। इन्होंने ये कहा था कि अगर किसी भी एक देश पर, नाटो के किसी भी एक देश पर हमला होता है तो वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। तो अगर हम इसमें यहाँ बात करें, ठीक है, तो दोनों बातें सही है लेकिन आपस में कोई कनेक्शन इनका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे 25 क्वेश्चन। जल्दी आपको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके 25 में से कितने करेक्ट हो रहे हैं।